So now we will do file types what operating system takes care of. ठीक है, so operating system files का जब ध्यान रखता है तो file attributes का ध्यान रखता है, file operations का ध्यान रखता है, along with that it has to maintain the file types. So when we design a file system, the entire operating system always consider whether the operating system should recognize and support file types. तो कौन सी तरह की फाइल्स को वो सपोर्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसी अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेगा कि उन फाइल्स को किस एप्लीकेशन में ओपन करना है. सो इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइजेस द टाइप ऑफ फाइल, अगर वो रिकॉग्नाइज करता है, then only it will open it in the reasonable ways. For example, common mistake occurs when a user tries to output the binary object form of a program. This attempt normally produces garbage. हमें नहीं पता चलेगा कि वो क्या शो कर रहा है. ऐसे अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी पता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी फाइल सही से ओपन हो जाती है, अदरवाइज कुछ और ही ओपन हो जाता है. ठीक है, तो आपका जो फाइल का नाम है वो हमेशा स्प्लिट होता है टू पार्ट्स में. एक तो उसका नाम होता है और दूसरी होती है उसकी एक्सटेंशन, है ना. जैसे कि अगर मैं वेब पेज बना रही हूँ तो abc.html होगा. अगर आप पावर पॉइंट बना रहे हो तो माई प्रेजेंटेशन डॉट पीपीटी या ppt-x होगा, है ना. सो जो एक्सटेंशन होती है वो बताती है कि फाइल किस टाइप की है. अगर मैं पाइथन फाइल बना रही हूँ तो .py होगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो .com होगा, exe होगा. ठीक है, सो अगर आप शेल स्क्रिप्ट बना रहे होते हो लिनक्स में तो उसकी एक्सटेंशन .sh होनी चाहिए. सो एवरी टाइप ऑफ फाइल हैज एन एक्सटेंशन, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर पाता है कि फाइल किस टाइप की है. तो कुछ कॉमनली यूज्ड फाइल टाइप्स क्या हैं? एग्जीक्यूटेबल. तो अगर आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल है, मतलब उसको हम अगर ओपन करते हैं तो डायरेक्टली वो कुछ कमांड्स को एग्जीक्यूट करेगी. तो उसमें आपके पास ऑप्शंस क्या है? exe, com, bin या फिर कोई एक्सटेंशन ही ना हो, none. So these are ready to run machine language programs. Then you have object code. ठीक है, आपने अभी जो आपका सोर्स कोड है जैसे C++ का, जावा का, उसको भी आपने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया है, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूटेबल नहीं बना, तो उसकी एक्सटेंशन हो सकती है obj या फिर o. सोर्स कोड डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी है, C++ है, जावा है, पर्ल है, कौन सी लैंग्वेज है, तो जो भी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्सटेंशन होगी. ठीक है, अगर आप बैच फाइल्स बना रहे हो लिनक्स में तो उनकी एक्सटेंशन या तो बैट हो सकती है या sh हो सकती है. ठीक है, देन आपके पास मार्कअप कमांड्स होती हैं, तो XML हो गया, HTML हो गया, EEX हो गया. ठीक है, टेक्सचुअल डेटा डॉक्यूमेंट्स के लिए. वर्ड प्रोसेसर है तो XML, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इज RTF, docx फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. लाइब्रेरी फाइल्स हैं तो lib, .a, .so, .dll ये हो सकता है. इमेजेस हैं जिनको डायरेक्टली प्रिंट या व्यू कर सकते हैं तो GIF, PDF, JPG हो सकता है. आर्काइव है तो rar, zip, tar, है ना, जिसको आप कंप्रेस कर देते हो ताकि वो स्पेस कम ले और फिर बाद में हम उसको अनकम्प्रेस करके वो फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो वो जनरली आपके पास या तो rar फाइल्स होती हैं, zip या फिर tar फाइल्स होती हैं. And then you can have multimedia files जिसमें MPEG, मूवी, MP3, MP4, ऑडियो वीडियो, AVI वो सब आ जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास हर किसी फाइल की जो है वो एक्सटेंशन है जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करता है कि फाइल किस टाइप की है. सो Mac OS operating system. In this system, each file has a type such as .app for application. Each file also has a creator attribute containing the name of the program that created it. This attribute is set by the operating system during the create call, so its use is enforced and supported by the system. For instance, a file produced by a word processor has the word processor's name as its creator in Microsoft in your Mac OS, मतलब जो आपके Apple के लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है, iOS वाले. So when the user opens that file by double clicking the mouse on the icon representing the file, the word processor is invoked automatically क्योंकि उसमें उसका creator word processor है. Unix में क्या होता है? It has a magic number stored at the beginning of some files to indicate roughly the type of the file. ठीक है, executable program, shell script, PDF and so on. So not all files have the magic numbers. जो special fast access वाली files हैं उनके आगे वो magic numbers लगा सकता है. और DOS में और Windows में तो extension होती है, that we have just discussed. So that is about file types. ठीक है, अब आता है कि भाई फाइल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये जो फाइल टाइप है इसके बेसिस पे हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब किस तरह से आपका डेटा स्टोर्ड होगा वो आपके फाइल टाइप पे डिपेंड करेगा. सो इंटरनली लोकेटिंग द ऑफसेट विद इन अ फाइल कैन बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम.
Disk systems typically have a well-defined block size determined by the size of a sector. तो डिस्क में तुम्हें पता होता है इतने साइज का में डिवाइडेड है तो हम किसी भी सेक्शन पे इजीली पहुंच सकते हैं. All disk input output is performed in units of one block and all blocks are of the same size. It is unlikely that the physical record size will exactly match the length of the desired logical record. Logical records may even vary in length. Packing a number of logical records into physical blocks is a common solution to this problem. तो क्या है हमारे पास कि जैसे अब लॉजिकल रिकॉर्ड है उसमें आपने किसी के नेम के लिए स्पेस लिया, किसी के नाम में 5 लेटर हो सकते हैं, किसी के नाम में 10, किसी के नाम में 20 भी हो सकते हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ सेम साइज. whereas अगर हम एक फिजिकल रिकॉर्ड डिफाइन करते हैं कि भाई ये एक स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट आपका 100 बाइट्स लेगा मेमोरी में, तो 100 बाइट्स ही लेगा. ठीक है, तो उसको मैनेज करना ज्यादा आसान होता है in comparison to logical one. So the logical record size, physical block size, and packing technique determine how many logical records are there in each physical block. तो हम logical records को combine करके एक memory chunk के अंदर store करते हैं, उसको physical block कहते हैं. The packing can be done either by the user's application program or by the operating system. In either case, the file may be considered a sequence of blocks. All the basic input-output function operates in terms of blocks. तो आपके पास एक ब्लॉक होगा जिसकी एक बिगिनिंग होगी और एक एंड होगा और उस ब्लॉक में से ही रीड होगा. सो एट अ टाइम हम एक ब्लॉक को ही पिक करते हैं रीड करने के लिए. कन्वर्जन फ्रॉम लॉजिकल रिकॉर्ड्स टू फिजिकल ब्लॉक इज रिलेटिवली सिंपल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. इट्स लाइक जैसे हमारे पास मैपिंग होती है इन केस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, वैसे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मैपिंग हम करते हैं एंड वी गेट टू नो दी डेटा. ठीक है, पर इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है इस पर. फाइन, ये चीज अब इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास फाइल स्टोर्ड है तो डेटा एक्सेस कैसे हो सकता है. इसमें देखो हमारे पास 3 मेजर मेथड्स हैं. पहला है सीक्वेंशियल. सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में कि अगर आपको 5th रिकॉर्ड पे जाना है तो आप डायरेक्टली 5th रिकॉर्ड पे नहीं जा पाओगे. यू हैव टू रीड द फर्स्ट रिकॉर्ड, देन फ्रॉम देयर यू गो टू द सेकंड रिकॉर्ड, वहां से थर्ड पे जाओगे, थर्ड से फोर्थ पे जाओगे, तो एक एक करके ही हम आगे जा सकते हैं. सो इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर. This mode of access is by far the most common. For example, editors and compilers usually access files like this. तो आपका जैसे कंपाइलर है तो एक एक करके लाइन में उसी ऑर्डर में ही रीड करेगा जिस ऑर्डर में लिखी हुई है. तो इसमें रीड नेक्स्ट राइट नेक्स्ट यूज हो सकता है. फिर होता है डायरेक्ट एक्सेस, जिसे रैंडम एक्सेस भी कहा जाता है. मतलब हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे राइट कर सकते हैं और डायरेक्टली किसी भी पोजीशन से रीड कर सकते हैं. So another method is direct access or relative access. Here a file is made up of fixed length logical records that allow programs to read and write records rapidly in no particular order. So the direct access method is based on the disk model of a file, since disk allow random access to any file block. So अगर आप मैग्नेटिक टेप यूज कर रहे हो तो वहां पे रैंडम एक्सेस लग भी नहीं सकता, क्योंकि मैग्नेटिक टेप का खुद का नेचर ही सीक्वेंशियल है. सो अगर मैग्नेटिक टेप है तो वो फेच ही ऐसे करेगा कि पहले फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को. लेकिन डिस्क में हम डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं, तो वहां पर आपका डायरेक्ट एक्सेस एप्लीकेबल है. So direct access files are of great use for immediate access to large amount of information. Databases are often of this type. When a query concerning a particular subject arrives, we compute which block contains the answer and then read that book directly to provide the desired information. ठीक है, फिर उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास आ जाता है अदर एक्सेस मेथड्स में कि भाई डायरेक्टली ऐसे किसी एड्रेस पे कैसे जाएंगे, तो हम एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं. सो उसे इंडेक्स्ड फाइल्स भी कहा जाता है. सो इंडेक्स फाइल में क्या होता है कि आपके पास एक इंडेक्स मेंटेन होता है जो कि बताता है कि अच्छा अगर ये तरह का डेटा है तो वो मेमोरी में इस एड्रेस पे हो सकता है, अगर दूसरी तरह का है तो वो यहाँ पर हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. सो उसे हम इंडेक्स एड्रेस कहते हैं. ठीक है, सो आपके पास 3 तरह की फाइल एक्सेस होते हैं. सीक्वेंशियल एक्सेस, जहां पर हम एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं वन बाय वन. दूसरा आपका हो जाता है डायरेक्ट एक्सेस, जहां पर हम किसी भी एड्रेस पे डायरेक्टली जा सकते हैं, उस एड्रेस से वैल्यू रीड भी कर सकते हैं, किसी भी एड्रेस पे जाकर डायरेक्ट वैल्यू राइट भी कर सकते हैं. और एक हो जाता है इंडेक्स, जिसमें हम जैसे अगर एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उस एम्प आईडी को एज एन इंडेक्स रख लेते हैं, एंड देन वी हैव अ हैशिंग फंक्शन. जो आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हो, तो वो हैशिंग फंक्शन की हेल्प से क्या होता है कि हम उस की को, जो इंडेक्स की है, उसको इस फंक्शन में पुट करते हैं और वो एक मेमोरी एड्रेस जनरेट करके देता है. तो उसी मेमोरी एड्रेस या उसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर आपका डेटा पड़ा होगा, सो विच मेक्स द सर्च फास्टर. तो आपको थोड़ा एक्सेस करना और
फास्ट हो जाता है, हम इजीली उसको ढूंढ पाते हैं और उसको प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस एक्सेस methods to access from the file: sequential, direct access or random access, and third is indexed files. Okay.